हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात की थी। देखे थे कि किस किस तरीके से जो एयर है वो नोस्ट्रिल से होते हुए ट्रेकिया के पाथवे से होते हुए वो हमारे एल्वेलाई ऑफ लंग्स तक पहुंचती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी कवरिंग को क्या कहा जाता है। देन प्लूरल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर लंग्स की बात करें सो हम ये बोलेंगे कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। पेयर्ड कॉन शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। ये चीज़ ध्यान रखना है कि दे आर सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। देन जो लंग्स हैं उनके अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड प्लूरा, या फिर उसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लूरा को हम फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जो सुपरफिशियल है उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, एंड जो इनर विसरल लेयर है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। देखते हैं पैराइटल प्लूरा, इट इज़ सुपरफिशियल लेयर विच लाइन्स द वॉल ऑफ, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, थोरेसिक कैविटी। The parietal pleura, which is a superficial layer, it lines the wall of thoracic cavity. Clear है? Then visceral pleura. Visceral means it covers the lungs. It is an inner layer. ठीक है? Then उन दोनों parietal और visceral pleura के बीच में एक कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। और उस प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है। उस प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि पहला तो ये एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, लंग्स को बचाता है। देन इट ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं एयर को, सो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है उससे भी कौन बचाता है, ये प्लूरल फ्लूइड। सो हम क्या बोलेंगे कि पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में एक कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी, जिसमें प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसका फंक्शन आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि जो दो प्लूरल कैविटीज़ होती हैं उनके बीच में हार्ट स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हार्ट इज़ प्लेस्ड इन मेडिस्टिनम स्पेस, दैट इज़ द स्पेस बिटवीन टू प्लूरल कैविटी। जो दो प्लूरल कैविटी हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे हार्ट प्लेस होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देन कभी कभी जो कवरिंग है लंग्स की, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। सो द इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड प्लूराइटिस, या फिर प्लूरिसी भी बोलते हैं उसको। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा और प्लूरल मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड प्लूरिसी और प्लूराइटिस। ठीक है? देन कुछ फीचर्स होते हैं लंग के अंदर जो उसको डिवाइड करते हैं लोब्स के अंदर। ठीक है? जो लंग्स हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग, उनके अंदर कुछ लोब्स होती हैं। डायग्रामेटिकली देखिए आप एक बार, ये एक डायग्राम दिखाया है। ये आपका इस तरीके से दिखा रखा है कि ये जो है, ये वाला पोर्शन ये राइट लंग है और ये वाला लेफ्ट लंग है। सो ऊपर एपिग्लोटिस आपने पढ़ा था कि ये ग्लोटिस के माउथ को कवर कर लेता है ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में ना जाए। देन लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स होता है हमारे केस में। अगर बर्ड्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, सैरिंग्स। देन ट्रेकिया जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। देन ये लंग्स दिखा रखे हैं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम प्लूरा भी बोलते हैं। ठीक है? इनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। देन ट्रेकिया लीड्स टू ब्रोंकस। अगर एक है तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे, एक से ज़्यादा, दो या दो से अधिक है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलते हैं। देन हमने पढ़ा था ब्रोंकियल ट्री के बारे में कि फर्दर ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरीके से, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हमने वहाँ पे बात की थी। सो लास्ट में ये जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं लंग्स के अंदर, इनको क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। अप्रोक्सीमेटली अगर एक नंबर की बात करें सो हम ये बोल सकते हैं कि देयर आर 300 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है? नीचे आपको दिखा रखा है एक डोम शेप्ड पार्टीशन होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, जो कि ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट में ये
हेल्प करता है। आगे हम पढ़ेंगे भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, तब हम देखेंगे कि डायफ्राम की जो पोजीशन है वो किस तरीके से चेंज होती है। ये एक स्केलेटल मसल से मिलके बना हुआ होता है और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। ठीक है, सो कुछ पॉइंट और लिखे हैं। 1 और 2 फीचर्स डिवाइड ईच लंग इनटू लोब्स। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये एक लंग है, ये मान के चलो अगर इस तरीके से हम डायग्राम देखें, सो कुछ फीचर्स होते हैं जो डिवाइड करके रखते हैं इस तरीके से। ये एक फीचर हो गया, ये दूसरा फीचर हो गया। तो राइट लंग के अंदर कितनी लोब्स होती हैं, 3 लोब्स होती हैं। राइट एंटीरियर लोब, राइट मिडल लोब एंड राइट पोस्टीरियर लोब। दिस वन, ये 3 लोब हो गए। अगर लेफ्ट की बात करें सो वहाँ पे सिर्फ एक फीचर होगा जो 2 लोब्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, सो लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। ध्यान रखना है आपको, कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स का मतलब आप एक पार्टीशन टाइप मान सकते हो जो लंग्स को डिवाइड कर देता है अलग अलग लोब्स में। और लोब्स का नंबर भी ध्यान रखना है आपको कि राइट लोब के अंदर कितने, राइट जो पार्ट है वहाँ पे 3 लोब्स होंगी और जो लेफ्ट पार्ट है लंग का वहाँ पे 2 लोब्स होती हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, दैट इज एल्वेलाई। सो एल्वेलाई क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं लंग्स की। देर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वेलाई इन बोथ द लंग्स। उसके अलावा जो वॉल ऑफ एल्वेलाई है वहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं पोर्स ऑफ कोहन, पोर्स ऑफ कोहन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। पोर्स ऑफ कोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है। देन टोटल एरिया अगर हम बात करें सो इट इज़ अबाउट 100 मीटर स्क्वायर एरिया। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, एम्स वगैरह में पहले ही पूछा जाता था। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देन एल्वेलाई एंड सराउंडिंग टिश्यूज़ जो हैं दे फॉर्म्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे जो कि थिन मेम्ब्रेन्स होती हैं। विच कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलके बनते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। एक तो होता है एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स हैं वो किस किस से मिलके बनती हैं, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। और वो एपिथेलियम है वो किससे मिलके बनता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। हम ये बोलेंगे वॉल ऑफ एल्वेलाई कंसिस्ट ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरीज, जो कैपिलरीज की वॉल है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही मिलके बनती है। ठीक, देन हम बात करेंगे थर्ड वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट लाइज बिटवीन एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें तो किन किन से मिलकर बनती है, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, देन एंडोथेलियम एंड लास्ट में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम। यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स के बारे में। सो रेस्पिरेटरी जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर वेरी थिन, और ये ज़रूरी भी है कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स बहुत थिन होनी चाहिए। किसके लिए, फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेस के एक्सचेंज के लिए उनको थिन होना ज़रूरी है। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स आर वेरी थिन वेस्कुलराइज्ड, और हम ये बोल सकते हैं कि 0.5 मीटर की होती हैं। फिर ये 4 लेयर से मिलके बनती हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी, टाइप 1 एंड टाइप 2 एल्वेलर सेल्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो मेन साइट होती हैं गैसेस एक्सचेंज की वो टाइप 1 एल्वेलर सेल्स होती हैं। देन एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। देन कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी, एपिथेलियम की, एक कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और लास्ट में एंडोथेलियम। ये ध्यान ना भी रहें तो भी हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है टाइप 1 एंड टाइप 2 एल्वेलर सेल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। सो नोट डाल के लिखा है कि टाइप 1 जो एल्वेलर सेल्स हैं दे आर द मेन साइट ऑफ ए गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, और ये जो टाइप 1 एल्वेलर सेल्स हैं ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलके ही बनी हुई होती हैं। जो टाइप 2 की एल्वेलर सेल्स हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं, दे सिक्रेट पल्मोनरी सरफेक्टेंट।
पल्मोनरी सर्फेक्टेंट वो सिक्रेट करती हैं जो कि विच कीप्स द सरफेस बिटवीन सेल्स एंड एयर मॉइस्ट, जो कि जो सरफेस है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स हैं दे शुड बी वेरी थिन, परमिएबल टू गैसेस, एंड हम ये बोल सकते हैं इट शुड अलाउ क्विक डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर है? सो टाइप 2 एल्वेलर सेल्स दे कंटेन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। वो सर्फेक्टेंट क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बेसिकली लेसिथिन एंड lipoproteins. The surfactant is a mixture of phospholipids, लेसिथिन की बात कर रहे हैं हम लोग, एंड lipoproteins. The surfactant वो क्या करता है? lowers the surface tension, surface tension को कम कर देता है, जो कि किसको रिड्यूस कर देगी? which reduces the tendency of alveoli to collapse, वो alveoli को कोलेप्स होने से फिर बचाता है। ठीक है? Then alveolar walls they contain एल्वेलर मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस भी वो कंटेन करते हैं। ठीक है? और मैक्रोफेजेस को हम डस्ट सेल्स भी बोलते हैं, विच आर ऑफ फैगोसिटिक नेचर, जो कि फैगोसिटिक टाइप की होती हैं। फैगोसिटिक सेल्स आप जानते हो कि जो सेल किल करने की टेंडेंसी रखती हैं। सो दैट रिमूव द फाइन डस्ट पार्टिकल्स, जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स को भी रिमूव कर देती हैं। ठीक है? सो आपको ध्यान क्या रखना है कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है वो कहाँ पे होता है? टाइप 2 एल्वेलर सेल्स में। वो क्या करता है और किससे मिलके बनता है? सो मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, और वो एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं थोरेकिक चैम्बर के बारे में, जहाँ पे लंग्स जो है वो सिचुएटेड होते हैं। ये थोरेकिक चैम्बर बेसिकली एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एयर टाइट चैम्बर इन विच लंग्स आर सिचुएटेड। देन इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, अलग अलग पार्ट से मिलके बनता है। थोरेकिक चैम्बर जो है वो क्या करेगा? हम ये बोल सकते हैं कि विसरल जो ऑर्गन्स हैं, लाइक लंग्स हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, इनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, या फिर यहाँ पे सब ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक? सो इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर क्या होता है? एंड ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ थोरेकिक चैम्बर इट कंटेन्स नेक एंड क्लेविकल्स। क्लेविकल्स होते हैं शोल्डर बोन्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं क्लेविकल्स, शोल्डर बोन्स। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, शोल्डर बोन, उनको हम कहते हैं क्लेविकल्स। ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ थोरेकिक चैम्बर इट कंटेन्स नेक एंड क्लेविकल्स। देन पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर क्या होगा? इट कंटेन्स डायाफ्राम। अभी हमने बताया कि डायाफ्राम एक डोम शेप्ड स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग आउट में हेल्प करती हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे भी। देन वेंट्रल सरफेस के ऊपर होती है स्टर्नम। ये जो है आगे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम वेंट्रल सरफेस, जो पीछे वाला उसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? स्टर्नम। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम और चेस्ट बोन। देन डोर्सल सरफेस, जो पीछे वाला सरफेस है, वहाँ पे क्या होगा? थोरेकिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम अगर हम बात करें, जो कि पीछे की साइड प्रेजेंट होता है, सो वहाँ पे थोरेकिक वर्टिब्रा होते हैं। अलग अलग टाइप के वर्टिब्रेज होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे भी जब स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, कि वहाँ पे जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गया, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, कोकाइजियल वर्टिब्रा, इस टाइप से। सो थोरेकिक वर्टिब्रा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एंड लेटरल सर्फेसिस के ऊपर होते हैं क्या? रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। आगे हम पढ़ेंगे भी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती हैं, जो कि रिब्स के साथ साथ में प्रेजेंट होती हैं। जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बताएंगे, सो वहाँ पे हम जिक्र करेंगे इन इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। सो आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? आप देख लेना यहाँ तक कि एंटीरियर सरफेस की पे क्या प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पे क्या प्रेजेंट होता है, डोर्सल और वेंट्रल साइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एंड लेटरल साइड्स में आप देख सकते हैं कि रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। सो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, आप जानते हो एक ही बात होती है। ब्रीथिंग में क्या होता है? एयर को इनहेल करना बाय द प्रोसेस कॉल्ड इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, एंड ब्रीथिंग आउट जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। सो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे ये एक एक्टिव प्रोसेस है,
कैसे कि हमने कोई एयर को इनहेल किया है, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, विच टेक्स अराउंड 2 सेकेंड। ये ध्यान रखना है आपको कि इंस्पायरेशन और ब्रीथिंग इन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस विच टेक्स अराउंड 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड का टाइम लेती है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इनहेलेशन होना है सो जो बाहर का प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू प्रेशर इनसाइड द एल्वेलाई। अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो ही एयर जो है वो एल्वेलाई तक पहुँचेगी। अगर बाहर प्रेशर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो ब्रीथिंग इन नहीं बल्कि ब्रीथिंग आउट होगी, जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे। सो जस्ट बिफोर ईच इनहेलेशन से पहले क्या होता है, द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो इक्वल होता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी क्या वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्या पॉइंट लिखा है, जस्ट बिफोर ईच इनहेलेशन द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज इक्वल टू द एयर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि कितना होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फॉर एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स, अगर इनहेलेशन की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, द प्रेशर इनसाइड द एल्वेलाई मस्ट बी लोअर। यही पॉइंट हमने बताया कि एल्वेलाई के अंदर जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस कंडीशन इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लंग्स। और ये कंडीशन कैसे अचीव की जाती है, लंग्स के साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं, जो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब इनहेलेशन में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल जो होती है ऑफ इनहेलेशन इज़ डायफ्राम। डायफ्राम स्केलेटल मसल से मिलके बनता है, जो कि वॉलंटरी होती हैं। डोम शेप्ड पार्टीशन होता है, ठीक है, विच सेपरेट्स थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ इनहेलेशन इज डायफ्राम। उसके अलावा विच इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ थोरेकिक कैविटी। जो डायफ्राम है वो थोरेकिक कैविटी के फ्लोर के ऊपर प्रेजेंट होता है। देन इट सेपरेट्स थोरैक्स एंड एब्डोमेन, यही पॉइंट हमने बताया आपको। उसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाए, अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है और कोई रिब्स आके लग गई अगर डायफ्राम में, सो इमीडिएट डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर जो है अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इट कॉजेज डेथ। सो ध्यान रखना है कि अगर डायफ्राम पंक्चर हो गया सो डेथ विल बी देयर। सो रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम वो क्या करती हैं, अब हम इनहेलेशन की प्रोसेस को देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं, व्हेन या ड्यूरिंग इनहेलेशन द रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम दे कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो डायफ्राम की पोजीशन कैसी हो जाती है, डायफ्राम्स बिकम कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है। आगे हम दिखाएंगे कि मान लो ये डायफ्राम है, इस तरीके से इस टाइप का होता है डायफ्राम, ठीक है, समझाने के लिए है। सो जब हम सांस लेंगे, जब एयर को इनहेल करेंगे, अंदर की साइड जब एयर आएगी तो क्या होगा, ये नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, ये फ्लैट हो जाएगा, डायफ्राम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। व्हेन वी इनहेल एयर द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, ठीक है, इट बिकम्स फ्लैट, जिससे क्या होगा कि जो थोरेकिक कैविटी है उसका साइज़ कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सोच के देखो, मान लो इनहेलेशन के टाइम पे जब आप एयर को इनहेल कर रहे होते हैं इस तरीके से, सो जो चेस्ट कैविटी है, थोरेकिक कैविटी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर चेस्ट कैविटी का साइज़ इंक्रीज़ हुआ यानी कि अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुई है, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है तो प्रेशर अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। एल्वेलाई के अंदर अगर प्रेशर डिक्रीज़ यानी कि बाहर प्रेशर ज़्यादा, सो यहाँ पे प्रेशर 1 to 3 mm जो है वो कम हो जाता है, और इसी वजह से ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट जो एयर है इट रशेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द एल्वेलाई। देखते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, EIM, दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, हम ये बोलेंगे कि जो मसल्स रिब्स और उसके एसोसिएटेड जो मसल्स हैं
उससे अटैच्ड हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के साथ अटैच्ड होती हैं। ठीक, एज ए रिजल्ट रिब्स एंड स्टर्नम, जो रिब्स एंड स्टर्नम है दे आर पुश्ड आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इस तरीके से अगर हम करते हैं, सो रिब्स एंड स्टर्नम आर आउटवर्ड्स, आर लिफ्टेड आउटवर्ड, यही हमने लिखा है। देन वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, सो प्रेशर विल बी डिक्रीजेस इनसाइड द एल्वेलाई एंड ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, जो एयर है, बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट एयर इज इनहेल्ड इनटू द लंग्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो क्या बोलेंगे कि अगर हम एयर को इनहेल करते हैं, चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और ऑलवेज प्रेशर की बात करें या कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, इसलिए प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन के बारे में। सो ब्रीथिंग कैसी प्रोसेस थी, एक एक्टिव प्रोसेस थी, लेकिन जो एक्सपायरेशन है या ब्रीथिंग आउट जिसको बोलते हैं, ब्रीथिंग इन जो है कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन ब्रीथिंग आउट या एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन इट इज़ एन पैसिव प्रोसेस। पैसिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपायरेशन कब होता है, जब अंदर का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एज कम्पेयर टू आउटर। अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, सो प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से जो अंदर से बाहर एयर है वो चली जाएगी, एक्सपायरेशन हो जाएगा। सो एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्रेशर इन द एल्वेलाई ऑफ लंग्स इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ एटमोसफियर। अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया एटमोस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, सो एक्सपायरेशन प्रोसेस होगी और तभी होगी। ठीक है, देन रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें वहाँ पे कैसे हो रही थी, देवर कॉन्ट्रैक्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे रेडियल मसल्स विल बिकम रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो जाएंगी, जिससे डायफ्राम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि मान लो ये डायफ्राम है, इस तरीके से अगर है, सो डायफ्राम की शेप अगर डोम शेप नॉर्मल है, तो ब्रीथिंग इन में क्या होता है कि डायफ्राम विल पुश्ड इनसाइड। अगर एयर यहाँ से आ रही है, एयर को इनहेल कर रहे हैं, सो डायफ्राम जो है नीचे की साइड जा रहा है। ठीक है, थोरेकिक कैविटी का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जब एक्सपीरेशन की हम बात करेंगे, सो वहाँ पे केस जो है बिल्कुल ओपोजिट होता है उससे। देखते हैं, डायफ्राम जो था जिसने ऐसी शेप अटेन कर ली थी, जो फ्लैट हो गया था, अब वो दोबारा से एक्सपीरेशन के केस में वो दोबारा से अपनी डोम शेप्ड को रिगेन कर लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायफ्राम की शेप कैसी हो जाती है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के टाइम पे। सो रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम गेट रिलैक्स्ड एंड हेंस द डायफ्राम बिकम्स नॉर्मल शेप्ड, दैट इज डोम शेप। देन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड, EICM जिनको बोलते हैं, दे ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड, वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। और सो रिब्स एंड स्टर्नम मेंटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। इससे पहले ब्रीथिंग इन में क्या था, रिब्स एंड स्टर्नम दे आर पुश्ड आउटवर्ड्स, वो अपवर्ड आ रहे थे, लेकिन जब हम एक्सहेलेशन की बात करेंगे, सो दे रिटेन देयर नॉर्मल पोजीशन। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेकिक कैविटी यहाँ पे कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, सो प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और हम ये बोल सकते हैं कि अबाउट 762 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर जो है वो एल्वेलाई ऑफ लंग्स के अंदर बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, एक्सपीरेशन जो है वो प्रोसेस हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डायफ्राम किस किस तरीके से चेंज होता है। अगर इंस्पिरेशन की बात करें, अगर एयर इनहेल हो रही है तो डायफ्राम नीचे की साइड जाएगा, ठीक है, और अगर एयर एक्सहेल आउट करते हैं हम लोग, तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रिगेन कर लेता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार डायरेक्टली एज इट इज़ आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ IRV, ERV, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इस टाइप से। सो फर्स्ट होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। सो हम ये बोलेंगे कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग जो एयर इनहेल करते हैं हम, उसको बोलते हैं टाइडल
वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट होती है 500 ml। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब हम इनहेल करते हैं तो 500 की 500 जो है वो एल्वेलाई तक आपके नहीं पहुंच पाती, उसमें से कुछ ट्रैप्ड हो जाती है, जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, विच इज़ अबाउट 150 ml। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे कितनी एयर पहुंचती है 500 ml, लेकिन उसमें से भी 500 की 500 ना तो एक्सहेल आउट की जाती है ना ही इनहेल आउट। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ ट्रैप्ड रह जाती है, जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, विच इज़ अबाउट 150 ml। क्लियर है? देन एक पॉइंट और लिखा है, आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये पॉइंट। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में एक हेल्दी मैन जो है 6000 से 8000 ml जो एयर है वो इंस्पायर या फिर एक्सपायर आउट कर सकता है। देन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV भी इसको बोलते हैं। हम ये बोलेंगे कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली ए पर्सन कैन इंस्पायर, जो फोर्सफुली इनहेल करता है बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। नॉर्मल जो इंस्पिरेशन चल रहा है उसके अलावा जो फोर्सिबल हम इंस्पिरेशन करते हैं तो जो एडिशनल वॉल्यूम है उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो आप इनहेल कर रहे हो उसमें से जो एडिशनल वॉल्यूम है, जो ज़बरदस्ती आप इनहेल करते हो आफ्टर फोर्सिबल इंस्पिरेशन, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसकी अमाउंट ध्यान रखनी है, अबाउट 2500 to 3000 मिलीलीटर। ध्यान रखना है आपको, डायरेक्टली भी क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है। देन ऐसे ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहाँ पे हमने इंस्पिरेशन की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सपिरेशन के बारे में, कि वो वॉल्यूम जो बच जाती है आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000 to 1100 ml। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कुछ और वॉल्यूम्स के बारे में। नेक्स्ट वन है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। सो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो थोड़ी बहुत वॉल्यूम बच जाती है लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसकी अमाउंट ध्यान रखनी है आपको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड 1100 to 1200 ml ऑफ एयर इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद भी आपके लंग्स में वॉल्यूम ऑफ एयर जो बच जाती है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? देन बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। सो पहला तो आप यही ध्यान रखेंगे कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी अमाउंट कितनी थी? अराउंड 2500 to 3000 ml प्लस टाइडल वॉल्यूम। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद उसके अलावा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कोई पर्सन इंस्पायर कर सकता हो, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इट इज़ इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है? देन एक्सपिरेटरी कैपेसिटी सेम एज इट इज़, हमने टीवी प्लस IRV लिखा था यहाँ पे। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ पे आएगा टीवी प्लस ERV, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो हम बात करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, क्योंकि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या था? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात। एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। क्लियर है? देन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको बोलते हैं FRC। सो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर बच जाती है आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद भी जो थोड़ी बहुत वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इट इज़ इक्वल टू ERV प्लस RV, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में। सो वाइटल कैपेसिटी के बारे में हम ये बोलेंगे
कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसका सम कितना आएगा आप मुझे बताना। देन हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। सो हम ये बोलेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद भी जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो अकोमोडेट हो जाती है, जो बच जाती है लंग्स के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज़ इक्वल टू किस किस के इक्वल होती है ये? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सो इन वॉल्यूम्स के ऊपर भी कई बार आपसे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, व्हाट इज़ एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, इस टाइप से। सो आपको यहाँ तक अच्छे से इन सभी टर्म्स को क्लियर करना है। कहीं भी कोई डाउट होती है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।